बधाई हो पूरे भारत को, क्योंकि एशिया कप 2025 का मैच टीम इंडिया जीत गया है। और पूरी टीम इंडिया को भी सैल्यूट है कि वो जो ये ट्रॉफी थी उसे ऑपरेशन सिंदूर को क्या कर दिया, डेडिकेट कर दिया। तो चलिए अब हम लोग क्लास को देखते हैं और करते हैं। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको पता है कि हमारा जो चैप्टर है वो एंड हो गया था। अब हम लोग चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यहाँ थोड़ा लाइट पड़ रहा होगा, देख सकते हैं। क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब वृत्त के बारे में है तो सबसे पहले हम लोग वृत्त के बारे में जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां पर एक वृत्त बनाया, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल। ठीक है, ये क्या हो गया, सर्कल। अब इस वृत्त के ये जो पूरे चारों तरफ के जो लाइन है, लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं परिधि। आपको कहीं कहीं पे इसके बारे में परिमाप देखने के लिए मिलेगा। तो परिधि कहिए या परिमाप, यही ये लाइन होता है और इसका फॉर्मूला होता है 2πr। क्या होता है मेरे दोस्त, 2πr। फिर आप सोच रहे होंगे सर r क्या है, तो r का मतलब होता है त्रिज्या। क्या होता है, त्रिज्या। यानी यहां से लेकर के यहां तक की दूरी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, त्रिज्या। अब कोई आपसे बोलेगा कि एक वृत्त में कितनी त्रिज्या और कितने व्यास। इन दोनों प्रश्न का, और कितने जीवा, ठीक है, कितने जीवा, इन तीनों प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा अनंत। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, अनंत। क्यों अनंत हो जाएगा अब आपको मैं बता रहा हूं। जैसे यहां से एक त्रिज्या यहां तक आ जाएगा, यहां से यहां तक आ जाएगा, यहां मतलब हर जगह पे आप खींच सकते हैं। यानी कि परिधि से थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ गया था, मतलब माइक से आवाज नहीं जा रहा होगा, तो घबराइएगा नहीं, हम लोग उसको ठीक कर लिए हैं। अब यहाँ पर प्रश्न देखिएगा, मैंने बताया कि परिधि या परिमाप 2πr। फिर मैंने बताया एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं और कितने व्यास और कितने जीवा होते हैं, तो सभी के सभी आंसर होंगे अनंत। फिर कैसे, सबसे पहले मैं एक छोटा सा यहाँ पे वृत्त लेता हूं और यहाँ पर मैं केंद्र लेता हूं, ध्यान रखिएगा। और इस केंद्र पर 360 डिग्री का कोण, वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का कोण बनता है दोस्त, 360 डिग्री का। बात समझ रहे हो। अब यहां पर एक चीज मैं समझाने आया हूं आपको कि यहां पर, यहां से लेकर के यहां तक मैंने एक व्यास खींचा, यहां से दूसरा खींचा, यहां से तीसरा खींचा, यहां से चौथा खींचा, उसी प्रकार से यहाँ पे पांचवा खींचा, छठा खींचा, उसके बाद जितना चाहेंगे आप खींचते जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि एक वृत्त में अनंत व्यास। ठीक है, बात समझ में आया। अब यहां से देखिए, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी जो है इसको बोलते हैं त्रिज्या। जब व्यास अनंत है तो त्रिज्या भी तो अनंत होगी। ये भी बात समझ में आ गया आपको। आगे है जीवा की बात। एक और पिक्चर मैं बना रहा हूं, देखिए यहां पर छोटा सा मैंने बनाया, यहां पर केंद्र दिया, ये है जीवा, ये है जीवा। यहां से कहीं से भी कट के जा रहा है, ये जीवा है। और एक जीवा ये है जो केंद्र से होकर के जाती है। याद रखिएगा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा, ठीक है, वृत्त का व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे दोस्त,
वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए कितना खींचा जा रहा है, ऐसे खींच सकते हैं, मतलब जितना मर्जी करेगा उतना खींच सकते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि जीवा भी क्या होता है, अनंत होता है। यानी कि एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं, कितने व्यास और कितने जीवा होते हैं, तो तीनों के तीनों क्या होते हैं, अनंत होते हैं। फिर कह रहा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, वृत्त का व्यास। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। अब आपको मैं बता रहा हूं, जैसे यहां पे मैंने लिखा कि पाई 2 पाई आर, वृत्त की परिधि बराबर क्या लिखा मैंने, 2 पाई आर। फिर मैंने बताया कि केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये तो वृत्त है, अर्धवृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है। याद रखिएगा यहां पर अर्धवृत्त का केंद्र पर पूछेगा तो केंद्र पर 180, केंद्र पर 180, लेकिन केवल अर्धवृत्त पर कह देगा तो याद रखिएगा 90 डिग्री कोण बनेगा। अर्धवृत्त पर कोण यहां पे बन रहा है और अर्धवृत्त के केंद्र पर कोण यहां बन रहा है, इसलिए ये 180 होगा और ये 90 होगा। ये पॉइंट बहुत इफेक्ट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि अर्धवृत्त पर कितना डिग्री कोण बनता है, तो 90 डिग्री, केंद्र कहेगा तब 180 डिग्री। आगे बढ़िए। अब मैं आगे एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पर मैंने एक वृत्त बनाया, ठीक है, और ये इसकी क्या है, परिधि है, क्या है, परिधि है। तो वृत्त के परिधि में जब वृत्त के व्यास से भाग दिया जाता है, किससे, व्यास से भाग दिया जाता है, तो यह एक मान जो होता है ये कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट होता है, यानी नियत रहता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर नियत में कितना आता है, तो लगभग 22/7 के करीब आता है। कितने करीब आता है, 22/7 के। अब इसी 22/7 के लिए हम लोगों ने, यानी कि बहुत सारे गणितज्ञों ने इसको पाई मान लिया। क्या मान लिया मेरे दोस्त, फिर से एक बार समझिए। अगर हम किसी वृत्त के परिधि में उसके व्यास से भाग देते हैं तो वैल्यू हमेशा कितना के करीब में आता है, लगभग में 22/7 के करीब में आता है। इसीलिए भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने इसका कुछ मतलब शॉर्ट वैल्यू ले लिया, दशमलव में, पॉइंट में, ठीक है। उसके बाद हमारे ही देश के गणितज्ञ जो थे 1887 से लेकर के 1920 ईस्वी के बीच में, यानी कि रामानुजम जो थे, जो भारतीय गणितज्ञ का जनक भी माने जाते हैं, उन्होंने पाई का मान लाखों अंकों तक निकाला है। कितने अंक तक, लाखों अंक तक। तो फिर से एक बार समझिए, अगर वृत्त के परिधि में वृत्त के व्यास से भाग देते हैं तो 22/7 के करीब में आता है, और उसी को ग्रीक अक्षर एक पाई से हम लोग क्या कर देते हैं, सूचित कर देते हैं। ये कैसा अक्षर है, ग्रीक अक्षर, पाई से क्या कर दिया जाता है, सूचित कर दिया जाता है, ठीक है। और पाई का मान तो आप लोग जानते भी होंगे, 3.1415 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये हमारे आर्यभट्ट निकाले थे, आर्यभट्ट, ठीक है। लेकिन रामानुजम लाखों अंक तक इसको निकाले थे, लाखों अंक तक। और रामानुजम के ही जन्मदिन पर 22 दिसंबर को हर वर्ष भारतीय गणित दिवस मनाया जाता है। ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्त, आपने वृत्त की परिधि देखा, वृत्त की परिधि या परिमाप क्या लिखे थे भाई, 2 पाई आर, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैंने एक लिखा है व्यास और एक लिखा मैंने पाई, यानी कि व्यास का जो होता है, यानी डी बराबर जो होता है 2r होता है। व्यास का संकेत होता है डी,
डायामीटर व्यास, और इसके बराबर में होता है 2r। अब देखिए यहां से लेकर के यहां तक व्यास होता है पूरा, इस ये आप देख करके बता सकते हैं कि नहीं कि यहां से यहां तक एक त्रिज्या और यहां से यहां तक एक त्रिज्या, तो दो त्रिज्या के लिए 2r, यानी d बराबर 2r। अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई r बराबर क्या होता है, तो d/2। r बराबर यानी कि त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। किसके आधा होता है? यहां पे व्यास और यहां पर त्रिज्या, त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा। फिर आपसे अगर आप कोई पूछेगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो πr², πr², ठीक है। अगर आपसे कोई बोलेगा कि अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 πr²। अगर आपसे कोई बोलेगा अर्ध वृत्त का परिमाप, तो πr प्लस में 2r, ठीक है। लेकिन कभी कभी केवल πr का भी यूज होता है। अब कहां होता है, जब हम लोग प्रश्न करेंगे तब हम आपको बताएंगे। जैसे यहां पर एक अर्धवृत्त है, तो यहां पर ये πr हो गया, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी को πr बोलते हैं, और यहां से यहां तक जो है वो 2r है, तो πr प्लस 2r हो गया। लेकिन जहां पर ये नहीं लिया जाता है तो केवल πr का यूज होता है। ये आपको समझ के रखना है, जब प्रश्न हम लोग करेंगे तो वहां पर हम लोग समझेंगे। अब आपने देखा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अर्धवृत्त पर कितना डिग्री का कोण बनता है, कितना डिग्री का, तो याद रखिएगा वहां पे 90 डिग्री का बनता है। केंद्र पर 180 डिग्री, वृत्त के केंद्र पर 360। ये सब आपको ध्यान में रखना है, पूछेगा सवाल आपसे, ठीक है। अब इतना आपने क्षेत्रफल का सूत्र देख लिया, उसके बाद परिमाप देख लिया, वृत्त का अर्ध परिमाप भी जान जाइए। वृत्त का अर्ध परिमाप, अब देखिए 2πr है परिमाप, तो 2 से भाग कर देंगे तो अर्ध परिमाप क्या निकल जाएगा, केवल πr। समझ रहे हैं ना, केवल πr। अब यहां पर आप देख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे कुछ परिभाषाएं देखेंगे, तो पहले इसको नोट कर लीजिए। आइए दोस्त, अब आगे कुछ चीजें देखते हैं। जैसे पहले ही मैंने आपको बताया कि ये एक वृत्त है और ये इसका केंद्र है, और यहां से यहां तक इसकी जीवा है। अगर आपसे कोई बोलेगा कि जीवा किसे कहते हैं, जीवा, तो वृत्त को दो बिंदुओं पर मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, जीवा। ये जीवा का पिक्चर है, आप देख सकते हैं। आगे एक और मैंने पिक्चर ड्रॉ किया और यहां से यहां तक मैंने एक लाइन खींचा, यहां पे हो गया केंद्र इसका। कोई आपसे पूछेगा कि छेदक रेखा किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली
रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। आगे चलिए, आगे एक चीज समझिए और, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? ठीक है, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा का मतलब होता है छू के जाना। ठीक है, जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा आता है और आपसे टकराता है, फिर चला जाता है, छू करके चला जाता है, उसी प्रकार से अब ये भी एक रेखा है। ये भी जो है वो एक रेखा है जो इसको पी पर स्पर्श करी हुई है। ठीक है, तो लिखेंगे वैसी रेखा जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर केवल छू करके यानी स्पर्श करके चली जाती है, उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। और जहां पर स्पर्श करती है, जहां पर स्पर्श कर रही है, उसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। इसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु, और इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। समझ रहे हैं? आगे आइए, आगे मैं एक और पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर मैंने पिक्चर ड्रॉ किया और यहां से मैंने एक त्रिज्या डाला और यहां से मैंने एक त्रिज्या डाला। ठीक है, अब ए बी और ये हो गया ओ। देखिएगा, मैंने एक वृत्त बनाया, दो त्रिज्या को मिलाया। ठीक है, अब यहां से लेकर के यहां तक के भाग को चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? चाप। या इधर से इधर तक की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग? चाप। क्या बोलते हैं? चाप। याद रखिएगा, चाप किसको कहेंगे? यहां से यहां तक कहिए, चाहे यहां से यहां तक की दूरी को कहिए, क्या बोलेंगे उसको? चाप। फिर मैं एक और पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूं आपके सामने, यहां पर ध्यान दीजिएगा। फिर मैंने उसी तरह से मिलाया और यहां पर मैंने दिया थीटा। क्या दिया मेरे दोस्त? थीटा। यहां पे इसको बोलते हैं केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण यानी कि कोण को दर्शाने के लिए यहां पर क्या ले लिया गया है? थीटा। ठीक है, अब आगे देखिएगा, इसी में हम आपको बता रहे हैं, जैसे ये वाला भाग जो है, जैसे त्रिज्या से मिलकर के बन रहा है। किससे मिलकर के बन रहा है? त्रिज्या से। जैसे यहां से यहां त्रिज्या, यहां से यहां तक त्रिज्या, तो यहां पर ए दे देता हूं, यहां पे बी दे देता हूं, यहां पे ओ है। अब यहां से ये जो नीचे वाला भाग आपको दिख रहा है, चाहे ऊपर वाला भाग आपको दिख रहा है, नीचे वाला देखिए या ऊपर वाला देखिए, दोनों जो है वो है त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड दिखाई दे रहा है दोस्त? त्रिज्या खंड है। क्या है दोस्त? त्रिज्या खंड, क्योंकि ये त्रिज्या से मिलकर के बना हुआ है। अब आपके सामने यहां पर मैंने एक पिक्चर ड्रॉ किया है, यहां पर देख सकते हैं आप। अब यहां से मैंने क्या किया कि इसको मिलाया। ये परिभाषा याद रखेंगे, अब आगे इसी में काम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे ये है व्यास, जिसको जीवा बोलते हैं। जीवा, क्या बोलते हैं दोस्त? जीवा। अब ये जीवा से मिलकर के बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? एक भाग यहां पे बन जा रहा है और एक भाग इधर बन जा रहा है। इसको बोलते हैं वृत्तखंड। वृत्तखंड। आप दो चीजें समझ पाए, एक त्रिज्या खंड कौन होता है और एक वृत्तखंड कौन होता है। केंद्रीय कोण कहां है? यहां पर है। फिर उसके बाद चाप कहां से कहां तक है? यहां से लेकर के यहां तक बोलिए या ऊपर वाले को बोलिए, ये चाप के अंतर्गत आएगा। फिर यहां पर स्पर्श रेखा आपने समझा, स्पर्श बिंदु आपने समझा, जहां पर छूती है उसको स्पर्श बिंदु, और छू करके जो देखा जाती है उसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। फिर यहां पर ये केंद्र है, ये वृत्त है और ये छेदक रेखा है। क्या बोलेंगे दोस्त? छेदक रेखा। छेदक रेखा जो होती है ये दो बिंदुओं पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। अब पूछा जाएगा एक छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? तो दो बिंदुओं पर। कितने बिंदुओं पर? अब कोई पूछ देगा आपसे कि वृत्त का स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है? एक बिंदु पर स्पर्श करती है। ठीक है दोस्त, फिर यहां पर आपने देखा ये जीवा है और इस जीवा से आपको ये क्या मिला कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को, वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं।
उसके बाद इसी पिक्चर में मैंने अगला प्रश्न क्या समझाया आपको, वृत्त खंड के बारे में समझाया कि यहाँ से ये जीवा है और इसको मिलाने से क्या बन गया, एक इधर वृत्त बन गया, एक इधर वृत्त बन गया, तो ये वृत्त खंड हो गया। और यहाँ पर मैंने बताया कि ये त्रिज्या है और इधर वाला भाग लघु त्रिज्या है, ऊपर वाला भाग दीर्घ त्रिज्या है। नीचे वाला भाग अब क्या बन जाएगा भाई मेरे दोस्त, लघु त्रिज्या खंड। क्या बन जाएगा, तो उसी प्रकार से जो बड़ा वाला है वो क्या बन जाएगा, दीर्घ त्रिज्या खंड। क्या बन जाएगा, दीर्घ त्रिज्या खंड। उसके बाद यहां पर जब हम आएंगे तो ये जो छोटा वाला भाग है इसको बोलेंगे लघु वृत्त खंड। क्या बोलेंगे, लघु वृत्त खंड। और जो ऊपर है उसको बोलेंगे दीर्घ वृत्त खंड, दीर्घ वृत्त खंड। अब देखिए, अब आपके सामने और भी पेचीदा सवाल आ रहे हैं। अब लघु त्रिज्या खंड और दीर्घ त्रिज्या खंड। तो लघु त्रिज्या खंड का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस, ये बस इतना ही, ये लघु त्रिज्या खंड का सूत्र होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अब आगे देखिए, अब आपके मन में सवाल आ रहे होंगे तो सर दीर्घ त्रिज्या खंड का सूत्र क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। यानी कि यहां पे नीचे 360 है, देख सकते हैं आप, थोड़ा सा कैमरा को इस साइड करिए, यहां पर ये 360 है। ठीक है दोस्त, 360। अब यहां पर आपको मैं बता रहा हूं, जैसे पूरा का पूरा जो है वो वृत्त है और उस वृत्त में से लघु को मैंने क्या कर दिया, घटा दिया, इसीलिए दीर्घ का क्षेत्रफल निकल गया। उसी प्रकार से यहां पर लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल जो होता है, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री और माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्या होता है मेरे दोस्त, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि सर कि दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री और माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये देखिए, ये दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल है, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब यहां पर मैंने एक चीज बताया था दोस्त, चाप। तो चाप की लंबाई होता है पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। चाप की लंबाई कोई आपसे पूछेगा तो क्या जवाब दीजिएगा, पाई आर थीटा बटा 180। समझ में आया, नहीं आया, समझ में आना चाहिए। अब यहां पर देखिए, यहां पर मैंने एक और पिक्चर ड्रॉ किया, यहां पर केंद्रक बनाया, मतलब केंद्र दिया। अब ये केंद्र जो है इस वृत्त को 4 भागों में बांट रही है और चारों बराबर बराबर भागों में बांट रही है और यहां पर एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं दोस्त, चतुर्थांश। यानी कि 4 भागों में बांट दिया तो चतुर्थांश हो गया। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। यानी कि 4 भागों में बांटा तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। नहीं समझ में आया कि नहीं। अब जितना एक बार समझे हैं उसको एक बार रिकॉल किया जाए, यानी याद किया जाए। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यह वृत्त था और यहां से ए और बी एक रेखा थी। तो मैंने बताया कि वृत्त को 2 बिंदुओं पर मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी कि इसका नाम था जीवा। ए बी क्या थी दोस्त, जीवा। आगे बढ़ते हैं, आगे मैंने बताया कि यहाँ पे एक मैंने वृत्त बनाया और इस पे ए बी एक रेखा खींचा और जो दोनों साइड क्या कर जा रही है, पार कर जा रही है, यानी कि छेद करके निकल जा रही है, यानी कि प्रतिच्छेद कर दे रही है। तो छेदक रेखा इसको बोलते हैं। तब वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा या क्या छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा बोल सकते हैं। अब उसके बाद मैंने आपको बताया कि यहां पर एक मैंने वृत्त बनाया और यहां से मैंने एक रेखा खींचा जो यहां पर स्पर्श करके जा रही है, यानी पी पर छू करके जा रही है। ठीक है, जैसे आपका वो दोस्त है ना, वो वाला, उससे कहां पे मिलते हैं थोड़ा देर के लिए, वही बात है। यहां पर पी बिंदु पर आपने मिला उससे थोड़ा देर के लिए, कितना देर के लिए, थोड़ा देर के लिए।
थोड़ा सा बातचीत हुआ, उसके बाद हम लोग चलते हैं, ज्यादा देर के लिए नहीं, साफ कुछ ही क्षण के लिए, चाहे कहां पे देखे थे बस उतना ही समझ लीजिए। इसीलिए इसको बोलेंगे स्पर्श रेखा। कौन सा रेखा? कहां स्पर्श किया हो? पी पर। इसको बोलेंगे स्पर्श बिंदु। जहां पे स्पर्श किया स्पर्श बिंदु, और जो रेखा थी वो स्पर्श रेखा। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे यहां पर मैंने एक वृत्त खींचा और यहां पर मैंने क्या बनाया, दो त्रिज्या दिया और ओ बी और ओ ए दो त्रिज्या दे दिया। इससे इधर वाला जो क्षेत्र हो गया वो चाप कहलाएगा, ऊपर वाला क्षेत्र भी क्या कहलाएगा? चाप कहलाएगा। क्लियर? आगे देखिए, आगे जब हम बढ़े तो मैंने एक और पिक्चर ड्रॉ किया और इस पिक्चर में आपको मैंने बताया कि ये केंद्रीय कोण है। थीटा जो है वही कोण को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है मेरे दोस्त? कोण को दर्शा रहा है। अब इसी त्रिज्या से मैंने कहा कि ये दो भागों में बटा है, यानी कि एक लघु त्रिज्या खंड और एक ऊपर दीर्घ त्रिज्या खंड। और लघु त्रिज्या खंड का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। दीर्घ त्रिज्या खंड का सूत्र क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। यानी कि मैंने क्या किया कि वृत्त के क्षेत्रफल में से मैंने क्या किया, केवल लघु त्रिज्या खंड को घटा दिया, तो ये हमारा आ गया। अब आपको समझ में आ गया होगा इतना। फिर मैंने बताया यहां पर आप लोगों से, पहले यहां पे बताया था, यहां पे मैंने बताया आपको कि ये जो है ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला ये दीर्घ वृत्त खंड है और नीचे वाला ये जो छोटा वाला भाग है वो लघु वृत्त खंड है। तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1 बटा 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इस सूत्र को भी ध्यान में रखना है। फिर मैंने बताया कि अब पूरा वृत्त है और इस वृत्त में से लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल वृत्त खंड का क्षेत्रफल घटा लेना है। तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1 बटा 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये हमारा दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल हो गया। अब उसके बाद मैंने बताया कि ये जो चाप है इसकी लंबाई कोई अगर पूछ देता है तो पाई आर थीटा बटा 180। इतना आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्त, कुछ और चीजें आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे आपसे बोला जाए कि घड़ी 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है? तो घड़ी जो है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे? तो मिनट वाली सुई जो है 1 घंटा में पूरा एक चक्कर लगाती है और एक चक्कर में 360 डिग्री होता है और 360 डिग्री में जब 60 से भागेंगे करेंगे तो 6 डिग्री आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। घड़ी की घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। आधा डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि 1 घंटा में ठीक है 30 डिग्री का कोण बनाएगी। मिनट वाली सुई जो है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है और 1 घंटा में कितना? 360 डिग्री का बनाएगी। उसी प्रकार से जो घंटे वाली सुई है, घंटे वाली सुई का जो कोण होगा, ठीक है, 1 मिनट में आधा डिग्री का और 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण होगा। समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे हो? आ जाएगा समझ में, सब आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। अब एक चीज और समझाता हूं आपको। जैसे ये वृत्त है, ये वृत्त है, तो इसकी परिधि जो होगी वो 2 पाई आर होगी। ठीक है। फिर मैंने कहा कि ये भी अर्धवृत्त है, तो इसका परिधि क्या होगा? तो इसका परिधि होगा पाई आर होगा, और प्लस में क्या हो जाएगा? 2r। हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ, मैंने कहा यह भी वृत्त है लेकिन ये चतुर्थांश है। क्या है? चतुर्थांश। यानी कि एक वृत्त था उसको 4 भागों में डिवाइड कर दिए। तो यहां से लेकर के यहां के लिए क्या आ गया?
पाई आर बटा 2, ठीक है, और प्लस में यहां से यहां तक एक आर है और यहां से यहां तक एक आर है, तो 2r हो गया। अगर कोई आपसे पूछता है कि चतुर्थांश का परिमाप क्या होगा, तो याद रखिएगा पाई आर बटा 2 प्लस 2r। चतुर्थांश का परिमाप या परिधि या पेरीमीटर, जो भी मर्जी करे, चतुर्थांश का परिमाप क्या हो जाएगा, पाई आर बटा 2 प्लस 2r। ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब अगर आपसे मैंने कहा कि यहां पर एक मैंने वृत्त बनाया और वृत्त के ऊपर मैंने एक और वृत्त बनाया और यहां पर दोनों का केंद्र समान है, इसको बोलते हैं वलय। वलय यानी कि रिंग, RING, रिंग। वलय का जो क्षेत्रफल होता है, वलय का क्षेत्रफल पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। यहां पर कैसे लिखा गया है, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर, यानी कि यहां से यहां तक की त्रिज्या को छोटा आर माना गया है और यहां से यहां तक की त्रिज्या को बड़ा आर माना गया है। इसीलिए बड़ा क्षेत्रफल में से छोटा क्षेत्रफल घटा देंगे तो जो ये वाला क्षेत्रफल है वो बच जाएगा, इसको बोलते हैं। अगर पूछा जाएगा कि वलय का आयतन क्या होता है, वलय का आयतन, तो पाई h इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, ठीक है। ये मिट्टी उट्टी कभी निकाला जाता है गड्ढे में से, बेलनाकार जो गड्ढा होता है उसमें से, तो ये फॉर्मूला वहां पे लगाया जाता है। आप यह चीजें देख लीजिए जल्दी से। घड़ी 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, घड़ी के घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाती है। अब एक दो क्षेत्रफल और इस चैप्टर में आपको काम आएगा, जैसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये भी आपके काम में आएगा। तो क्या होता है, √3/4a²। एक और काम आएगा आपको, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर बोलिए और चाहे ए स्क्वायर बोलिए, भुजा स्क्वायर बोलिए चाहे ए स्क्वायर बोलिए, ये दो फॉर्मूला काम आएंगे आपको। तो चलिए इस चैप्टर का फॉर्मूला का सेशन समाप्त करते हैं। अब जो भी फॉर्मूला छूटे होंगे वो हम क्वेश्चन को बनाते समय कर लेंगे और कल से हम लोग यानी अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन के साथ मिलेंगे आपके। चलिए जय हिंद और आपको बधाई हो क्योंकि इंडिया मैच जीत चुकी है और अब हम लोग की बारी है। हम लोग का बारी ये है कि अब हम लोग मैट्रिक बोर्ड एग्जाम को फाड़ के आना है। अब ये नहीं कि जाकर के और पेज उठाना है और पढ़ना शुरू कर देना है, ठीक है। तो एक शायरी है कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती है राही को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। अब पूछा चिड़िया से कैसे बनाते हैं घोंसला, तो तीन का उठाना पड़ता है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे ना तो आपको मंजिल नहीं मिलेगी, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए और इस बोर्ड एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर्ड कीजिए इतना बेहतरीन कि अगर इस वर्ष हमारे कोचिंग का 466 मार्क्स था हाईएस्ट, ठीक है, 466, 459, 457, 454, तो अगले वर्ष मतलब जो आपका परीक्षा हो उसमें हम लोग 475 में जाएं और टॉप 10 में आए। ये सनराइज कोचिंग का खासियत है जो ऑफलाइन का है, और ऑनलाइन तो आप लोग वीडियो देख करके समझ ही जाते होंगे। चलिए